Okay, let's start everyone. So screen, I will be sharing the screen यहाँ पे, ठीक है? So yesterday we have seen the abstract class and the interfaces, right? So generally जिसमें हम abstraction जो है provide करते हैं, abstraction means that we will show the only essential functionality to users. Okay, so internal implementation जो भी है वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं होती है. And the abstraction we can achieve in Java by using the abstract classes and interfaces. Whereas interfaces we have the 100% abstraction and abstract classes where we can provide the abstraction as well as the if you want to provide the concrete methods or the non-abstract method, those also we can provide the same. Okay. Now let's go ahead with the next जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज विच इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, एंड फिर हम इनकैप्सुलेशन जो है वो देख लेंगे. सो अभी जो है पॉलीमॉर्फिज्म. सो पॉलीमॉर्फिज्म इट मींस दैट जनरली इट मींस हैविंग द सेम नेम विद द डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, सो इसका ये ग्रीक वर्ड से ये हुआ है जिसका मतलब पॉली का मतलब होता है कि मल्टीपल एंड मोर मतलब मोर. सो सिमिलर वे और सिमिलर नेम having the multiple forms or the behavior. ठीक है, अब जनरली जो है पॉलीमॉर्फिज्म we are achieving by using the methods. Okay, so generally मेथड में टू टाइप्स के होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग एंड द मेथड ओवरराइडिंग, which is also called as a compile time polymorphism and method overloading is a runtime polymorphism. ठीक है, अब ओवरलोडिंग मतलब क्या हुआ कि दो मेथड का जो है सेम नेम रहेगा बट इट टेक्स अ डिफरेंट इनपुट और डिफरेंट पैरामीटर्स. ठीक है, डिफरेंट इनपुट पैरामीटर्स और द आर्गुमेंट्स. एंड इसको हम स्टैटिक भी कह सकते हैं. स्टैटिक इसके लिए बिकॉज कंपाइलेशन के वक्त ही पता चल जाता है कि कौन सी मेथड जो है वो यहाँ पे इनवोक हो जाएगी. ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, सो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब सेम नेम with a different behaviors. Okay, or same name having a same name with a multiple behaviors or multiple methods, in which method overloading we will be seeing. ठीक है, now okay, बैंक में नहीं देख सकते. ठीक है, लेट्स क्रिएट वन क्लास. ठीक है, जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि कैलकुलेटर है. ठीक है, कैलकुलेटर में this is a calculator class and this class contains a add method. ठीक है, so generally int return करेगी add two numbers. ओके, अब इसमें int num1 एंड int num2 ये दो मेरे ये जो मेथड है दो आर्गुमेंट्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही है एंड ये रिटर्न करेगी num1 प्लस num2. ओके, सिमिलरली अब लेट्स से आई वांट टू ऐड द थ्री नंबर्स. ठीक है, सो मैं क्या कर लूंगा. ओके, इंस्टेड ऑफ ऐड टू नंबर्स आई विल बी राइटिंग दिस एज अ एडिशन. ठीक है, अब मैं विथ सेम नेम एक दूसरी एक मेथड क्रिएट कर सकता हूँ बट द चैलेंजेस और द ये यहाँ पे आई हैव टू प्रोवाइड द इनपुट्स जो है और इनपुट पैरामीटर्स दो शुड बी द डिफरेंट. सो आई कैन हियर प्रोवाइड नंबर 3. सो दिस इज कॉल्ड एज अ मेथड ओवरलोडिंग. मतलब मेथड ओवरलोडिंग जो है एक ही सेम क्लास में हो जाएगी जिसमें आई कैन provide multiple methods which is having the same name but those methods will take arguments with a different parameters. ठीक है, तो अब यहाँ पे let's say I am creating the main method. मुझे कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू कैलकुलेटर. ठीक है, अब इफ आई एम कैलकुलेटर डॉट एडिशन मैं दो नंबर पास करता हूँ तो ऑब्वियसली ये जो है दिस नंबर और सॉरी दिस मेथड विल गेट एग्जीक्यूटेड. ठीक है, इफ आई एम पासिंग थ्री नंबर्स तो मेरी जो है सेकेंड 15 20 25. ठीक है, इफ आई एम पासिंग थ्री नंबर्स दिस मेथड विल गेट एग्जीक्यूट. ठीक है,
सो जनरली लाइकवाइज यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग मतलब within a same class I can provide the methods with the same name but those should have a different arguments. Okay, अब जो different argument, वो different arguments कौन कौन से ways में होना चाहिए, ठीक है. those should be differ in number of parameters. जैसे यहाँ पे 2 पैरामीटर है एंड यहाँ पे 3 पैरामीटर्स है, ठीक है. उनके आर्गुमेंट्स विथ सही होने चाहिए, नंबर ऑफ पैरामीटर्स. सेकंड, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स. मान लो और कोई है, ठीक है, जिसमें आप जो है एक इंट ले रहे हो और एक डबल ले रहे हो, ठीक है. ऐसे मेथड जो है आप कर सकते हो, ठीक है. लाइकवाइज इसको मैं डबल कर देता हूँ ताकि ओके. मतलब आपको अगर कोई डबल डेटा टाइप जो है आप ले रहे हो तो दिस विल ऑल्सो वर्क. सो यहाँ पे आपका इंट एक पैरामीटर हो जाएगा एंड डबल सेकंड पैरामीटर, ठीक है. सिमिलर वे आप ऐसे भी लिख सकते हो. जो स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में आप डबल लिख सकते हो एंड एंड में जो है डबल डबल और इंट लाइकवाइज. तो मतलब आपके जो भी पैरामीटर्स है, एक तो वो नंबर ऑफ डिफरेंट होनी चाहिए. अदरवाइज अगर नंबर ऑफ डिफरेंट नहीं होते फिर भी उनका जो है डेटा टाइप जो है वो तो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, हर पैरामीटर का. सो दैट कंपाइलर जो है बेस्ड ऑन दिस इनपुट आपका जो भी कौन सी मेथड कॉल होगी ये डिसाइड कर देगा बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इनपुट ओनली. सो दिस इज कॉल्ड एज अ एडिशन. तो देखो यहाँ पे सॉरी मेथड ओवरलोडिंग. सो यहाँ पे वी हैव क्रिएटेड द 4 डिफरेंट मेथड्स, ओके, which is having the same name but it takes a different arguments, ठीक है. so यहाँ पे if I am passing, let's say I am passing the double, ठीक है. तो ये वाला जो है ये यहाँ पे इसको कॉल दे देगा, ठीक है, इस टाइप को, बिकॉज दिस इज फर्स्ट एक्सेप्टिंग एज अ डबल एंड सेकेंड इट एक्सेप्टिंग एज अ इंटीजर. सो दिस इज कॉल्ड एज अ मेथड ओवरलोडिंग. अब मेथड ओवरलोडिंग करते वक्त जनरली मुझे जो भी है रूल सिर्फ आते हैं नेम एंड जो भी मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ उसके ऊपर. मेरा रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है. मेरा जो एक्सेस स्पेसिफायर those also can be anything. So no rules specified on the return type or the access specifier. Only rules we can follow is on the this one, ठीक है. एज वेल एज आगे जाकर हम एक्सेप्शंस वगैरह थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर भी जब हम मेथड ओवरलोडिंग करते हैं उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं आते. बट ऑब्वियसली मेथड ओवरलोडिंग जो है इट विल हैपन ओनली विद इन दैट पर्टिकुलर क्लास, ठीक है. तो यहाँ पे ये हैपन होगा. लेट्स से मैं अगर दूसरा कोई क्लास क्रिएट करता हूँ एंड उसमें अगर मैं सेम नाम की मेथड लिखता हूँ तो दैट विल बी द दैट पर्टिकुलर डिफरेंट क्लास मेथड. सो दैट्स व्हाई हम जो है यहाँ पे यही मेथड ओवरलोडिंग विल रेफर टू ओनली सिंगल क्लास, ठीक है, एंड नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द no role method return type as well as the access privileges and the exception handlers, ठीक है. अब मेथड का जो है मेथड ओवरलोडिंग उसका रिजोल्यूशन होता है कंपाइलेशन के वक्त. इसका मतलब जब भी आप मेथड को एज आर्गुमेंट पास कर रहे हो यहाँ पे, ओके, तो कंपाइलेशन के वक्त ही पता चल जाता है कि कौन सी मेथड जो है आपको कॉल करनी पड़ेगी. ओके, लेट्स से अब मेरे पास यहाँ पे डबल वाली एक नहीं है, राइट. तो अगर मैं ये आर्गुमेंट पास करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे एरर आ जाएगा बिकॉज मेरे पास ऐसी कौन सी भी मेथड नहीं है जो फर्स्ट 2 नंबर इंट ले रही है एंड द थर्ड वन इज टेकिंग एज अ डबल, ठीक है. सो अगर मैं कोई अलग इनपुट वगैरह देता हूँ तो ऑब्वियसली इट विल थ्रो द कंपाइलेशन एरर ओनली. सो एंड दैट इज द रीजन इसको जो है हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं या फिर स्टैटिक जो है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ मेथड ओवरलोडिंग. सेकेंड आता है हमारे पास दैट इज द ओवरराइडिंग. अब जो है मेथड ओवरराइडिंग
takes place within a two class which is having a relationship as a child and parent. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मेथड ओवरराइडिंग तभी होगा जबकि आपके पास दो क्लास है जिनमें पेरेंट एंड चाइल्ड की रिलेशनशिप है। ठीक है, और उसमें भी जो भी डिराइव क्लास होगा वो इंप्लीमेंट करता है मेथड ऑफ अ सुपर क्लास। ठीक है, इसका क्लासिक एग्जांपल अगर हम देखेंगे, ठीक है, कल हमने यहाँ पे ये देखो करंट अकाउंट सर्विस आईएमपी लिखा था, राइट। ओके, इम्प्लीमेंट्स दिस वन सेविंग अकाउंट जो है ये वाला इम्प्लीमेंट्स करता है और एक्सटेंड करता है एब्स्ट्रैक्ट सर्विस का। ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट सर्विस में मैं ऑलरेडी जो है डिपॉजिट सॉरी ये जो है मेरी विड्रॉ नाम की मेथड जो है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो इन केस अगर मुझे ये विड्रॉ मेथड जो है मुझे ये जो इम्प्लीमेंटेशन है आई डोंट वांट टू यूज दिस इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मेरा खुद का क्लास रहेगा, उसमें मुझे इसके खुद का अगर मुझे इम्प्लीमेंटेशन देना है तो आई कैन गिव इट। ओके, फिर कैसे होगा, पब्लिक वाइड विड्रॉ, ठीक है, ये वाली मेरी मेथड जो है। अब विड्रॉ मेथड यहाँ पे भी सेम थी, सॉरी यहाँ पे भी मैंने विड्रॉ मेथड लिखी है एंड उसके चाइल्ड क्लास में दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट क्लास सर्विस, राइट। वो सेविंग अकाउंट जो है वो एक्सटेंड करता है दिस एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट सर्विस को। तो यहाँ पे मैं जब विड्रॉ मेथड लिखूंगा मतलब सेम मेथड लिखूंगा तो इट मीन्स दैट इट विल हैव द इट दैट पर्टिकुलर मेथड हैज बीन ओवररिडन। ठीक है, अब इसमें मेथड ओवरराइडिंग तभी होगा जब मेथड का सिग्नेचर जो है वो सेम ही रहेगा। लेट्स से ओके, एंड मेथड ओवरराइडिंग जो है हम दिखा भी सकते हैं कंपाइलर को बाय यूजिंग दिस अनोटेशन @override। तो मतलब अगर मैं @override लगाता हूँ कोई भी मेथड पे तो उसका मतलब है वो मेथड जो भी इस क्लास की पेरेंट क्लास में जो भी मेथड रहेगी उसको वो ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, अब मेथड ओवरराइडिंग का फर्स्ट रूल क्या है, द मेथड सिग्नेचर शुड बी द सेम। ठीक है, मतलब यहाँ पे पब्लिक वाइड विड्रॉ है, राइट, तो ये पब्लिक वाइड विड्रॉ सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, अब मेथड सिग्नेचर में जनरली एक्सेस स्पेसिफाई नहीं आता बट यहाँ रिटर्न टाइप along with the method name and जो भी arguments मैं पास कर रहा हूँ वो, if I am passing any arguments here, okay, let's say I am passing this amount, तो अगर मैं यहाँ पे ये अमाउंट पास कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरी मेथड ओवरराइड नहीं होगी। ये अगर मैं ऐसे ही लिखना चाहता हूँ तो मुझे मैं ओवरराइड अनोटेशन हटाना पड़ेगा एंड दिस विल बी द मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली विड्रॉ जो है यहाँ पे भी मिल जाती है बट आई एम राइटिंग द अनदर इम्प्लीमेंटेशन विद अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सो अगर मुझे ओवरराइड करना है तो आई हैव टू प्रोवाइड द सेम सिग्नेचर, मतलब सेम मेथड नेम along with the same type of parameters। अब इसमें रिटर्न टाइप जो है रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए, सो आई कैन नॉट राइट द इंट हियर एज वेल। ठीक है, अगर मेरे पेरेंट क्लास में void है तो आई हैव टू राइट द void ओनली। ठीक है, अब रिटर्न टाइप में जो है एक पहले तो ठीक है, फर्स्ट रूल हमारा सिग्नेचर ऑफ मेथड शुड मस्ट बी द सेम। ठीक है, सेकंड रूल हम डिस्कस करते हैं रिटर्न टाइप जो है मस्ट बी सेम। जावा 1.4 तक जो है रिटर्न टाइप सेम ही रख रहे थे। 1.5 से जो है हमें कोवेरिएंट रिटर्न टाइप्स आल्सो अलाउड। ठीक है, अब कोवेरिएंट रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा रिटर्न टाइप जो है वो एक पेरेंट क्लास है तो चाइल्ड क्लास में जो भी मैं मेथड ओवरराइड कर रहा हूँ तो उसमें मेरे पेरेंट क्लास और उसके चाइल्ड क्लास जो है वो अलाउड है। इसका मतलब अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में लेट्स से आई एम प्रोवाइडिंग एक नंबर करके क्लास है। ठीक है, अगर मैं ये नंबर प्रोवाइड करता हूँ, ओके, अगर मैं यहाँ पे नंबर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा जो एब्स्ट्रैक्ट जो भी सेविंग अकाउंट है यहाँ पे भी नंबर होना चाहिए, राइट, नंबर क्लास का टाइप जो है होना चाहिए। अब नंबर टाइप के क्लास में
ठीक है। आई कैन प्रोवाइड द, अब नंबर क्लास जो है इसके चाइल्ड क्लासेस है हमारे इंटेजर, डबल, फ्लोट, ये वाले, ठीक है। सो दोज आर द जनरली रैपर क्लासेस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जो है आई कैन राइट द इंटेजर, ठीक है, ये वाला यहाँ पे चल जाएगा। सो इसको बोलते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। तो अगर मैं इंटेजर क्लास देखता हूँ तो वो एक्सटेंड करता है नंबर को, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई हियर इट्स अ नंबर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स अलाउड यहाँ पे। सो दिस इज द सेकेंड टाइप, जिसको हम बोल सकते हैं सेकेंड रूल फॉर द रिटर्न टाइप। अब यहाँ पे आई कैन नॉट प्रोवाइड द प्रिमिटिव एज वेल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेरा जो नंबर है एंड मैं यहाँ पे उसका प्रिमिटिव दे रहा हूँ तो वो नहीं चलेगा। अगर मुझे मेथड ओवरराइड करनी है तो आइदर आई हैव टू प्रोवाइड द सेम रिटर्न टाइप और द चाइल्ड क्लासेस ऑफ दैट रिटर्न टाइप, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पे अगर मेरा नंबर है तो यहाँ पे पेरेंट क्लास में इफ इट्स रिटर्न टाइप इज अ नंबर, then within a child class it should be the parent class or the same class or its child classes, and this is called as a covariant return type, ठीक है। so this is the second rule, covariant return type, ठीक है। अब मेथड पे जो है फाइनल मेथड्स कैन नॉट बी ओवररिडन, ठीक है। अब मैं लेट्स से ये जो एब्स्ट्रैक्ट है इसको मैं फाइनल कर देता हूँ, ठीक है, फाइनल कीवर्ड लगाता हूँ। तो अगर मैं फाइनल कीवर्ड लगाता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे वो ओवरराइड नहीं होगी, ठीक है। मुझे वो ओवरराइडेशन हटाना पड़ेगा और बेसिकली इट विल नॉट ओवरराइड बिकॉज फाइनल कीवर्ड हमने देखा था वेरिएबल पे, मतलब वेरिएबल पे जब हमने देखा था उसका मतलब क्या था कि अगर मैं एक बार उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ उस वेरिएबल को तो आई कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। सिमिलर वे एक बार अगर मैंने मेथड का इम्प्लीमेंटेशन राइट करके रखा है एंड इफ आई एम मार्किंग दैट एज अ फाइनल, तो मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मैं चेंज नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई फाइनल जो है फाइनल मेथड्स दोस कैन नॉट बी ओवररिडन, ठीक है। सेकेंड, लेट्स से स्टैटिक आता है, ओके। अब मेरी स्टैटिक मेथड है तो आई कैन नॉट ओवरराइड द स्टैटिक मेथड एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो है स्टैटिक मेथड भी इसको ओवरराइड नहीं हो जाएगी, ठीक है। सो फाइनल एंड स्टैटिक मेथड जो है वो भी मेथड ओवरराइडिंग है, मेथड ओवरराइडिंग में ओवरराइड नहीं होगी। सो फाइनल एंड स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बी ओवररिडन, ठीक है। अब प्राइवेट मेथड्स आल्सो कैन नॉट बी ओवरराइड बिकॉज प्राइवेट मेथड जो है, ओके, इफ आई एम मेकिंग दिस एज अ, ठीक है, लेट्स से दिस इज ओके। अब यहाँ पे आई कैन ओवरराइड दिस, अब मुझे यहाँ पे कंपाइलेशन एरर नहीं दिखा रहा, बट लेट्स आई एम मार्किंग दिस एज अ प्राइवेट, ठीक है। मैं अगर ये प्राइवेट करता हूं तो ये मेथड मेरे इसी क्लास के लिए अवेलेबल रहेगी। तो ये मेथड यहाँ पे ये जो पब्लिक है ये दूसरी मेथड एज अ कंसीडर करेगी, ठीक है। तो जनरली मेरी प्राइवेट मेथड है वो ओवरराइड, उसको हम ओवरराइडिंग नहीं बोलेंगे बिकॉज ऑब्वियसली दिस मेथड अगर प्राइवेट होती है तो इट विल बी एक्सेसिबल टू ओनली दिस क्लास। सेविंग अकाउंट में वैसे भी वो विड्रॉ एक्सेसिबल नहीं होगी, तो यहाँ पे विड्रॉ जो भी लिखेंगे इट विल कंसिडर एज अ न्यू मेथड, ठीक है। सो दैट इज द प्राइवेट मेथड्स कैन नॉट बी ओवररिडन। अब ये एक पॉइंट है कि while overriding we are not allowed to decrease the access privilege, ठीक है। अब एक्सेस प्रिविलेज मतलब क्या हुआ कि हम जो भी एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्सेस स्पेसिफायर अगर मैं पेरेंट क्लास में पब्लिक लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पे जो भी मेरी चाइल्ड क्लास में मेथड रहेगी आई कैन नॉट डिक्रीज द एक्सेस, मतलब यहाँ पे आई कैन नॉट राइट द प्रोटेक्टेड, ठीक है। बट इफ आई एम राइटिंग द प्रोटेक्टेड हियर, ठीक है, then I can write the protected here or I can write a public here as well, ठीक है। तो जनरली हमारे एक्सेस स्पेसिफायर का स्कोप कैसे रखता है, पब्लिक इज ओवरऑल, मतलब पब्लिक मतलब सबका एक्सेस होगा, उसके बाद प्रोटेक्टेड, उसके बाद डिफॉल्ट एंड लास्ट वन इज अ प्राइवेट। अब प्राइवेट मेथड जो है वो तो ओवर रीडर नहीं होगी, तो हमारे पास 3 एक्सेस स्पेसिफायर रहते हैं विद इन अ केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, जिसमें फिर आ जाएगा हमारा पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, ठीक है।
तो अगर मैं पब्लिक लिखता हूँ पेरेंट क्लास पे, तो आई कैन नॉट राइट इन द चाइल्ड क्लास प्रोटेक्टेड एंड द डिफॉल्ट। ठीक है, तो मतलब हम जो स्कोप जो है वो कम नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन हम स्कोप जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब लेट से मैं इसको यहाँ पे डिफॉल्ट रख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देता तो उसका मतलब क्या हुआ, डिफॉल्ट हुआ। तो यहाँ पे आई कैन राइट अ प्रोटेक्टेड एज वेल। तो मैं ये हटा भी सकता हूँ, प्रोटेक्टेड भी लिख सकता हूँ। ओके, और आई कैन प्रोवाइड द पब्लिक एज वेल। ठीक है, तो मेरे पेरेंट क्लास में जो भी मेथड है उसका एक्सेस स्पेसिफायर, आई कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब उसके कम वाला जो एक्सेस रहेगा एक्सेस स्पेसिफायर वो नहीं दे सकता, बट हाँ उसके वाइडर वाला जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर में दे सकता हूँ। जिसका मतलब यहाँ पेरेंट में इफ आई एम प्रोवाइडिंग द एक्सेस स्पेसिफायर एज अ पब्लिक, then and then only I can then while overriding that method in child class मुझे उसको access specifier सिर्फ public ही देना पड़ेगा। ओके, if again if I am providing the, यहाँ पे अगर मैं protected देता हूँ तो उसका मतलब मेरा जो भी child class रहेगा उसमें I can provide protected, either protected or the public access specifier। ठीक है, so this was the rule for the access privileges। ठीक है, अब जो है ये वाला जो रूल है ना, while overriding the size of checked exceptions are not allowed, okay, we are not allowed to increase। ये बेसिकली एक्सेप्शन के रिगार्डिंग जो है वो ये दो पॉइंट जो है एक्सेप्शन के रिगार्डिंग आते हैं, जो कि हम कल देखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स जिसमें जो है, अब अनचेक्ड एक्सेप्शंस पे मेथड ओवरराइडिंग करते वक्त कोई भी रूल नहीं है, बट अगर चेक्ड एक्सेप्शन अगर हम यूज करते हैं, सो चेक्ड एक्सेप्शन जो है आई कैन नॉट थ्रो द डिक्रीज साइज ऑफ चेक एक्सेप्शन। ठीक है, इसका मतलब जब भी मैं कोई मेथड लिखता हूँ तो मैं जनरली यहाँ पे आई कैन थ्रो द एक्सेप्शन। ठीक है, थ्रोज इट्स से हमारे पास सम ऑफ द चाइल्ड ये है एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक है, देखो ये कंपाइल कंपाइल एक्सेप्शन है, मैं ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकता बिकॉज माय पेरेंट क्लास मेथड डजंट थ्रो दैट एक्सेप्शन, बट अगर मेरी पेरेंट क्लास की भी वो एक्सेप्शन थ्रो करती है देन आई कैन थ्रो हियर एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एरर नहीं आया, बट दिस इज द जनरली दिस इज ये हमारे कंपाइल एक्सेप्शन है। इफ आई एम यूजिंग एनी चेक्ड एक्सेप्शन जो रन टाइम एक्सेप्शन होता है जावा में, वो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो आई कैन और आई कैन नॉट थ्रो दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन। ठीक है, रन टाइम के वक्त ये नहीं आ जाएगा, एरर नहीं आ जाएगा। एनीवेज, जब हम एक्सेप्शन देखेंगे तो एक्सेप्शन के वक्त वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस ऑन डिटेल। ठीक है, ये जो पॉइंट रहेगा इसके ऊपर। सो ये हुआ हमारा, ओके यहाँ पे इसके कर रहा हूँ। ओके, दिस इज पर्टिकुलरली ये हुआ हमारा मेथड ओवरलोडिंग एंड द मेथड ओवरराइडिंग। सो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मेथड ओवरलोडिंग क्या होगा, मेथड ओवरलोडिंग विल टेक प्लेस इन अ सेम क्लास। okay, method overriding will happen when two classes has a parent and child relationship, and जहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग में सेम मेथड रहेगी पेरेंट में, हम सेम मेथड लिखेंगे चाइल्ड क्लास में भी। ठीक है, सो अगेन हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं और उनका फ्लो जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, से दिस इज द पेरेंट क्लास। मैं इसमें जो है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नाम की एक मेथड लिखता हूँ। ठीक है, एंड इसमें मैं बोल देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन साइड पेरेंट क्लास डिस्प्ले मेथड। ओके, एंड assume that we do have another class as well। ठीक है, let's say we do have the child class। ठीक है, अब चाइल्ड क्लास क्या है, एक्सटेंड्स करेगा पेरेंट को, सो दिस इज ओके। अब लेट्स से ओके टेस्ट क्लास है मेरे पास, मैं ये हटा देता हूँ पूरा का पूरा।
ओके मैं जनरली चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, चाइल्ड चाइल्ड इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे आई एम कॉलिंग द डिस्प्ले मेथड, ठीक है। अगर अब मैं ये प्रोग्राम रन कर देता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे क्या पड़ेगा, अभी फिलहाल मेरा जो है पेरेंट क्लास में ही मैंने डिस्प्ले नाम की मेथड लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में दिखाई दिया इनसाइड पेरेंट क्लास डिस्प्ले मेथड, ठीक है। अब जब मैंने चाइल्ड क्लास लिखा है, ठीक है, एंड लेट्स से आई डोंट वांट टू एनेबल द, और मुझे जो पेरेंट का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं चाहिए, मुझे उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज करना है, जो भी डिस्प्ले मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज करना है। सो दैट टाइम मैं मेथड ओवर राइडिंग कर लूंगा। सो यहाँ पे आई विल, ओके ये फिर मेरी मेथड मैंने इसको ओवरराइड कर दी, ठीक है। एंड इनसाइड चाइल्ड डिस्प्ले मेथड, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से टेस्ट से ये रन कर लेता हूँ फिर से, तो ऑब्वियसली अब मेरी मेथड कौन सी एग्जीक्यूट हो जाएगी, चाइल्ड वाली, बिकॉज मैंने जो है डिस्प्ले मेथड इसको मैंने ये किया है, क्या बोलते हैं उसको, मैंने ओवरराइड किया है, ओके। सो यहाँ पे जो है कंपाइलेशन के वक्त इसको लगता है कि हाँ मैंने पेरेंट की जो है पेरेंट की डिस्प्ले मेथड वही एग्जीक्यूट हो जाएगी, बट एट द टाइम ऑफ रन टाइम ये जो मेथड है चाइल्ड की मेथड जो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आउटपुट आ गया, दिस इज द इनसाइड चाइल्ड क्लास डिस्प्ले मेथड, ठीक है। अब जनरली जो है मैं जब ऑब्जेक्ट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट एंड चाइल्ड, हम 3 डिफरेंट सिनेरियोज में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका फर्स्ट कौन सा होगा, ऑब्वियसली मैं पेरेंट का जो है पेरेंट का ऑब्जेक्ट आई विल क्रिएट अ लाइक दिस वन, ठीक है, एक वे हुआ। अब मैं अगर पेरेंट को, एंड इस सिनेरियो पे ध्यान देना, आपको इंटरव्यू में अगर और पर्टिकुलरली आप अगर कोई टेस्ट देते हो तो ज्यादातर इसके रिगार्डिंग मतलब ऐसे ही आपको ये आते हैं, आपको इंटरव्यू क्वेश्चन जो है और सिनेरियो बेस्ड कि कौन सी मेथड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये आपको यहाँ पे आ जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे पेरेंट्स की डिस्प्ले मेथड को कॉल दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा जो है पेरेंट क्लास उसके डिस्प्ले मेथड कॉल होगी यहाँ पे फर्स्ट टाइम, ओके। अगर मैं ये कॉल करता हूँ तो ये मेरी चाइल्ड की जो पेरेंट डिस्प्ले मेथड है दैट ओनली शो, ठीक है। थर्ड वे जो है हम क्या कर सकते हैं, हम पेरेंट का रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ पेरेंट चाइल्ड इक्वल टू, एंड हम चाइल्ड का जो है चाइल्ड का इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं, या फिर हम चाइल्ड में जो है उसका ऑब्जेक्ट एज अ चाइल्ड का क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब ये इस वक्त अगर मैं कॉल देता हूं तो दिस विल एग्जीक्यूट द चाइल्ड्स मेथड, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैंने चाइल्ड का इम्प्लीमेंटेशन दिया है, बट रन टाइम कंपाइलेशन के वक्त इसको लगेगा कि ये डिस्प्ले मेथड जो है इसको कॉल देना है, ठीक है। लेट्स से चाइल्ड में जो है मेरी और एक मेथड है, ओके। चाइल्ड में मेरी चाइल्ड डिस्प्ले नाम की एक मेथड है, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला अब देखो पेरेंट्स में से आई कैन नॉट एक्सेस दैट चाइल्ड डिस्प्ले मेथड ऑब्वियसली, बिकॉज पेरेंट को चाइल्ड के कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो एक्सेसिबल नहीं रहते, राइट। बट हाँ मैं यहाँ पे चाइल्ड में से यहाँ इसको चाइल्ड डॉट चाइल्ड डिस्प्ले इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज अ चाइल्ड्स ऑब्जेक्ट, राइट। ये मैंने रेफरेंस भी चाइल्ड का दिया है, और ये जो एग्जीक्यूशन है और कंस्ट्रक्टर जो है वो भी चाइल्ड का दिया है। अब लेट्स से पेरेंट का मैंने रेफरेंस दिया है एंड चाइल्ड का
ये दिया है मैंने कंस्ट्रक्टर, तो हमने देखा ये जो डिस्प्ले हो जाएगा, दिस विल एग्जीक्यूट द चाइल्ड्स मेथड, ठीक है। बट इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सेस द चाइल्ड मेथड, वो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगी, ठीक है। ये जो चाइल्ड डिस्प्ले मेथड है, दिस कैन नॉट बी एक्सेसिबल हियर। दिस इज बिकॉज हमने यहाँ पे रेफरेंस पेरेंट का दिया है। तो अगर आप ऑलवेज लेफ्ट साइड देखते हो तो दिस विल बी एग्जीक्यूटेड एट द कंपाइलेशन टाइम, एंड ये जो राइट साइड है दिस विल एग्जीक्यूट एट द रन टाइम, ठीक है। तो कंपाइलेशन के वक्त भले हमने यहाँ पे चाइल्ड का ये दिया है, कंस्ट्रक्टर दिया है, ठीक है, फिर भी कंपाइलेशन के वक्त ये चाइल्ड क्रिएट नहीं होगा, तो उसको लगेगा कि दिस इज पेरेंट्स ओनली, एंड पेरेंट में फिर उसको चाइल्ड डिस्प्ले नाम की जो मेथड है वो मेथड उसको दिखेगी नहीं, एंड इट विल थ्रो द एक्सेप्शन। तो दैट्स व्हाई इट्स लाइक दिस वन। सो एंड इसी वजह से जो है हम रन टाइम और मेथड ओवरलोडिंग को जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, बिकॉज मेथड ओवरराइडिंग का जो भी रिजोल्यूशन है कि कौन सी मेथड एग्जीक्यूट करनी है, दैट इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ रन, ठीक है। तो इस केस में ये रन टाइम पे डिसाइड होता है कि चाइल्ड की क्लास एग्जीक्यूट, चाइल्ड की मेथड जो है वो एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मेथड ओवरलोडिंग को कॉल्ड एज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और फिर उसको हम एज अ डायनेमिक जो है डायनेमिक बाइंडिंग ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जनरली मेथड और राइडिंग जो है जेवीएम जो है रन टाइम पे उसकी टेक केयर करता है, एंड मेथड ओवरलोडिंग जो है वो जनरली इसको एज अ कंपाइलेशन के वक्त ही ये करता है। तो इसको मेथड ओवरलोडिंग इज आल्सो कॉल्ड एज अ कंपाइल टाइम, एंड हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, इट विल कॉल्ड एज अ स्टैटिक बाइंडिंग, ठीक है। स्टैटिक बाइंडिंग इसके कारण क्योंकि ये कंपाइलेशन के वक्त होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग एंड द मेथड ओवरराइडिंग। एंड जनरली आप जो है मेथड ओवरराइड कब कर सकते हो, जब आपका इंटरफेस जो है सॉरी जब भी आप आपके पेरेंट क्लास में पेरेंट क्लास का आपको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, या you want to change the implementation of the parents method, that time you will write a new method, okay, जो चाइल्ड क्लास में रहेगी, एंड उसमें आप जो भी आपको कस्टमाइज इम्प्लीमेंटेशन है वो दे सकते हैं, ओके। बट इसमें रूल्स कौन कौन से अलाउड है, फिर से द रूल शुड बी एक्सेस स्पेसिफायर, वी कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस स्पेसिफायर, और हम जो है नैरो नहीं कर सकते एक्सेस स्पेसिफायर। रिटर्न टाइप में हमारा मेथड का सेम जो है रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए, या फिर कोवेरिएंट रिटर्न टाइप इज अलाउड। उसके बाद नेम एंड मेथड सिग्नेचर जो है, मेथड सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, ये भी ऑलवेज सेम होनी चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मेथड ओवरराइडिंग। जनरली ज्यादा फोकस कर लेना इस कंसेप्ट पे, मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, ठीक है, बिकॉज दिस इज ये भी जो है क्वेश्चन है आपको इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, एंड आपको लाइकवाइज दिस आपको जो है ये देता है, आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि हाँ इन दिस केस कौन सी मेथड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, यहाँ पे कौन सी मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगी, एंड यहाँ पे कौन सी मेथड हो जाएगी। सो अगर आपका पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है तो इट विल बी ऑलवेज एग्जीक्यूटिंग द पेरेंट्स मेथड, ठीक है। अगर आपका चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है एंड चाइल्ड का ही रेफरेंस है, तो ऑब्वियसली मीन्स बोथ द केस जहाँ पे आप चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर देते हो, दैट टाइम इट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट द मेथड इन अ चाइल्ड वन, ठीक है। बट अगर हाँ ऑब्वियसली अब मेरे पेरेंट में एक आध मेथड है एंड वो मैंने चाइल्ड में इम्प्लीमेंट नहीं किए, एंड यहाँ पे मैं उसको कॉल दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो पेरेंट की एग्जीक्यूट हो जाएगी, बिकॉज चाइल्ड डजंट हैव दैट पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन, तो इसके कारण, ठीक है। अब हम जनरली एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो जनरली आई एम जनरल while creating object every time I am saying the constructor, constructor and constructor, right? So what is the constructor?
सो जनरली कंस्ट्रक्टर मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट अ स्पेशल मेथड विच विल यूज टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एन क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब अगर मुझे पेरेंट का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मुझे कंस्ट्रक्टर जो है कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ता है। ओके, अब कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हो, एक स्पेशल मेथड रहेगी जिसका नेम सिमिलर टू द क्लास होगा। ओके, पर्टिकुलरली ये सिमिलर टू क्लास होगा एंड ये कंस्ट्रक्टर जो है यूज होता है हमारा इंस्टेंस क्रिएट करने में, मतलब हीप मेमोरी पे उसको जो भी मेमोरी वगैरह असाइन होती है, इनिशियलाइज होती है, दैट इज हैपन यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये तो लिखा है पेरेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, बट अगर मैं पेरेंट क्लास लिख देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ भी मेथड नहीं दिख रही है कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, तो ये इसके कारण कि अगर मैं किसी भी क्लास में अगर मैं कंस्ट्रक्टर नहीं लिखता हूँ तो जेवीएम और कंपाइलर जो है बाय डिफॉल्ट उसमें एक कंस्ट्रक्टर डाल देता है। ठीक है, जिसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो कि कुछ भी आर्गुमेंट्स नहीं लेगा। ओके, इट विल टेक नो आर्गुमेंट्स, सो दैट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट let's say I am creating another constructor जिसमें आई हैव, लेट्स से मैं यहाँ पे एक नंबर वगैरह पास कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, जो आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। इफ आई एम राइटिंग दिस कंस्ट्रक्टर तो कंपाइलर जो है वो खुद से यहाँ पे इस क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं डालेगा, तो मुझे यहाँ पे एरर्स आ गई। ठीक है, तो मुझे भी यहाँ पे अलवाइज जो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है वो यूज करना पड़ेगा। ओके, सिंपल सिंबल हम कंस्ट्रक्टर के बारे में देख सकते हैं बाय यूजिंग द ये स्टूडेंट है। ठीक है, अब लेट से मुझे स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। आई एम नॉट श्योर स्टूडेंट क्लास हैज हाउ मेनी वेरिएबल्स, बट एनीवेज ठीक है। ठीक है, अब ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ एंड स्टूडेंट में मैं अगर यहाँ पे दिखता हूँ तो मेरे पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है इस क्लास में। ठीक है, तो अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है तो कंपाइलर जो है वो बाय डिफॉल्ट उसमें एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है। ठीक है, जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा। अब मान लो मुझे क्या है, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उसके बाद मुझे हर जो क्लास नेम हुआ एंड उसका नेम हुआ, हर जो भी वेरिएबल है उसकी मुझे वैल्यूज जो है वो सेट करनी पड़ रही है। राइट, ऐसे। अब ये तो बस दो ही वेरिएबल है तो दैट्स वाई इट्स फाइन, बट मेरे पास मान लो स्टूडेंट के लिए बहुत सारे 10-15 वेरिएबल्स हैं। ओके, मोस्ट केसेस 30-40 भी अगर होते, तो अगर इतने सारे रहते हैं तो विद इन, अगर उस वक्त मैं क्या कर पाऊंगा, मुझे हर एक वेरिएबल की एक डिफरेंट डिफरेंट जो है अलग से मुझे सेट करना पड़ेगा। राइट, सो दैट टाइम आई कैन यूज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, एंड कंस्ट्रक्टर का और एक रूल है। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर हम कुछ भी देख सकते हैं। ठीक है, उसको प्राइवेट भी बना सकते हैं, तो अगर मैं प्राइवेट बनाता हूँ तो आई कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कंस्ट्रक्टर आउटसाइड, ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास आउटसाइड। ठीक है, so, ये भी दिखा देता हूँ। अगर मैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, एंड लेट्स से ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ओके, अब यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली एरर देगा, बिकॉज अगर मेरा कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होता है तो मैं उसको एक्सेसिबल नहीं कर सकता बाहर भी, एंड मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट कर सकता। ठीक है, सो दिस इज द पब्लिक। ओके, मैंने पब्लिक कर दिया। सेकंड रूल क्या है कि मेरा जो भी कंस्ट्रक्टर रहेगा उसको रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वाइड लिखता हूँ तो दिस विल कंसिडर एज अ डिफरेंट मेथड, ये मेरा कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप कभी भी नहीं होगा। ठीक है, एज वेल एज आई कैनॉट मार्क इट एज अ फाइनल। ठीक है, एंड स्टैटिक भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर कुछ भी नहीं लिखेगा, सिर्फ पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और डिफॉल्ट, एंड रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, रिटर्न टाइप हमारे कंस्ट्रक्टर को नहीं होता है। अब ये वाला मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ। राइट, तो लेट्स चेक यहाँ पे इनसाइड स्टूडेंट क्लास। ठीक है, अब मैं अगर ये टेस्ट मेथड ये रन करता हूँ, ठीक है,
एंड यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ऑब्वियसली ये चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट, ये क्यों आ रहा है? ठीक है, इनसाइड स्टूडेंट क्लास। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ स्टूडेंट का ये किया कर दिया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, मतलब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल दे रहा हूँ। तो जब भी स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल दूंगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये चीजें जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं मेथड ओवरलोडिंग करता हूँ, सिमिलर वे आई कैन ओवरराइट द कंस्ट्रक्टर एज वेल। ठीक है, सो यहाँ पे स्टूडेंट इस कंस्ट्रक्टर को ओवरराइट कर सकता हूँ। लेट से मुझे क्या करना है कि अब देखो मेथड ओवरलोडिंग में हमने बोला था कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो है डिफरेंट होने चाहिए, राइट? सिमिलर वे यहाँ पे भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। सो मैं ले सकता हूँ, अब मुझे डायरेक्टली जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा उसी वक्त मुझे उसके वेरिएबल्स भी जो है वो सेट करने हैं, राइट? सो सिमिलर वे आई कैन create here this dot name equal to name and this dot class name equal to class name। ठीक है, तो मतलब ये जो मेरे वेरिएबल्स है इनको सेट करने के लिए ये जो कंस्ट्रक्टर है ये दो आर्गुमेंट्स ले लेंगे। ओके, एंड मैं इनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे सेट करता हूँ। अब दिस का मतलब क्या हुआ? दिस मतलब ये ऑब्जेक्ट का जो भी इसका इंस्टेंस रहेगा उसके वेरिएबल को रेफर करेगा, एंड ये जो नेम है दिस विल रेफर एज अ लोकल वेरिएबल जो कि इस मेथड का रहेगा। ठीक है, सिमिलर वे दिस इज ऑल्सो इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, जो दिस का मतलब करंट ऑब्जेक्ट को जो है वो रेफर करता है, एंड यहाँ पे मैं उसको सेट करता हूँ। तो जनरली आई कैन एक्सेस। ओके, और इसमें मैं एक सिस आउट डाल देता हूँ। इनसाइड स्टूडेंट पैरामीटराइज्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो वो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हुआ, एंड दिस इज कॉल्ड एज आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एंड नाउ I want to create a student object with the parameters। ठीक है, नेम मैं बोलता हूँ ABC एंड क्लास नेम बोलता हूँ दिस वन। ओके, अब मैं रन करता हूँ तो इनिशियली मेरा फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो कि मेरा इसमें रहेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में रहेगा, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से इन्वोक हो जाएगा। सो दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वन। ठीक है, सो दिस इज द कंस्ट्रक्टर, एंड इसमें फिर हम जो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्टर मैं डिफरेंट विद द डिफरेंट आर्गुमेंट्स डिफरेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हुआ हमारा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, अब जावा में और एक कंसेप्ट आती है रिगार्डिंग टू द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल दे रहा हूँ तो फर्स्ट लाइन पे कंपाइलर और एक चीज डालता है, सुपर। सुपर करके ये एक कॉल डालता है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट स्टूडेंट का जो भी पेरेंट क्लास रहेगा ना उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखता हूँ, ओके, नहीं भी लिखता हूँ तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डाल देता है, एंड लिखे तो भी चलता है। ठीक है, बट आई कैन नॉट राइट दिस सुपर बिलो द, मतलब फर्स्ट लाइन के नीचे नहीं लिख सकता। तो मेरी अलवाइज सुपर का मतलब वो पेरेंट को कॉल देना, एंड मैं यहाँ पे दिस को भी कॉल दे सकता हूँ। ठीक है, ओके, ऐसे दिस। ओके, अब अगर मैं दिस ऐसे कॉल देता हूँ तो ये क्या होगा? ऑटोमेटिकली फिर से इसको ही कॉल दे देगा। ठीक है, सो ये रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इनोकेशन होगा जो कि प्रॉब्लम देगा और इंडिपेंडेंटली लूप में चला जाएगा। ठीक है, बट आई कैन कॉल द दिस वन, ये जो है ना सेकेंड वाला,
इसको कॉल दे सकता हूँ जहाँ पे मैं नेम और क्लास नेम जो है वो पास कर रहा हूँ, ठीक है। सो जनरली एंड ऑल्सो दिस, ये जो लाइन है इट विल बी ऑन द फर्स्ट लाइन ओनली, ठीक है। तो मतलब जब भी मैं कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूँ तो अगर नहीं लिखता तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट वहां पे डाल देता है सुपर करके, एंड अगर हमें लिखनी है तो हमें फर्स्ट इस पे ये करना है, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे। ओके, हमारा जो टेस्ट क्लास है वो एक्सटेंड करता है स्टूडेंट को, ठीक है। एंड लेट्स से मैं यहाँ पे टेस्ट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ, पब्लिक टेस्ट, इसका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेस्ट क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके। अब जो है यहाँ पे मेन मेथड में मैं क्रिएट कर रहा हूँ टेस्ट, और टेस्ट का ऑब्जेक्ट जो है मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। तो अब मेरे पास स्टूडेंट का भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें मैंने प्रिंट आउट करके रखा है, प्रिंट किया है, एंड दिस इज अ टेस्ट वन, ठीक है। तो अब मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो पहले मेरा जो है स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर वो इनवोक हुआ, एंड उसके बाद मेरा टेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो इनवोक हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बोला था कि इनिशियली आप एक सुपर करके कॉल रहेगा, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे एक सुपर करके कॉल रहता है, इससे हमारा जो स्टूडेंट क्लास है उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है, एंड वो इन्वोक होने के बाद उसका एग्जीक्यूशन होने के बाद मेरा जो ये है चाइल्ड क्लास उसका कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है, एंड इसी सिनेरियो को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ठीक है। सो दिस इज द we need to code up today class about bank which is going on, we need a code, okay, we will share this code soon, ठीक है। बैंक का जो भी हमने एप्लीकेशन किया था, ओके। अब यहाँ पे हमारा जो है कंस्ट्रक्टर ये हुआ पेरेंट का ऑलवेज कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओके लेट्स क्रिएट अनदर सिनेरियो जिसमें मैं पब्लिक का टेस्ट करके एक जनरल आर्गुमेंट पास करता हूँ नेम, ओके। एंड यहाँ पे आई एम राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन साइड टेस्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ से ये कॉल दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये वाला कभी भी कॉल नहीं जाएगा। मैं यहाँ से दिस कीवर्ड से ये वाला जो है ना, ये वाला मैं कंस्ट्रक्टर कॉल देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मेरा फर्स्ट कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, जनरली जब मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से क्रिएट करता हूँ यहाँ पे आ जाएगा, दिस में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बट क्या होगा दिस में ऑलरेडी यहाँ पे भी सुपर का कॉल रहेगा, तो वो स्टूडेंट का एग्जीक्यूट करेगा, देन दिस विल एग्जीक्यूट एंड देन दिस स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूट। तो फर्स्ट पेरेंट के जो है कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गए, एंड देन इसके सुपर के जो है ना कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गए, तो इट विल बी ऑलवेज लाइक दिस। आपका जो है पेरेंट का पहले कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा ही होगा अगर चाइल्ड का करते तो, ठीक है। देखो, इनसाइड स्टूडेंट क्लास, ठीक है, उसके बाद इनसाइड टेस्ट पैरामीटर क्लास, एंड फिर टेस्ट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है एग्जीक्यूट हुआ, एंड इसी फिनोमेना को हम जो है कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाली चीज क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे जनरली, कि मैं जब भी अगर टेस्ट का एग्जीक्यूशन कर देता हूँ, ठीक है, तो पहले पेरेंट का ही एग्जीक्यूट क्यों होना चाहिए। एंड लेट्स से अब देखो हम थोड़ा सा ये करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ से क्या किया, दिस इस कंस्ट्रक्टर के पे आ रहा हूँ तो मैं इसको कॉल दे रहा हूँ, एंड यहाँ ये कंस्ट्रक्टर पे आता हूँ तो मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल दे रहा हूँ, तो ये अलाउड नहीं होगा बिकॉज ये जो है रिकर्सिव में चला जा रहा है, ठीक है। तो मुझे ऑलवेज यहाँ पे सुपर को ही कॉल देना पड़ेगा, एंड ये इसकी वजह से कि अब देखो टेस्ट क्लास एक्सटेंड करता है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट में जो भी वेरिएबल्स है
वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरे टेस्ट क्लास को एक्सेसिबल है। तो मतलब मुझे टेस्ट क्लास क्रिएट करने से पहले मुझे पेरेंट क्लास इनिशियलाइज करना होता है, बिकॉज आई एम एबल टू क्रिएट द, इनके लिए भी तो मेमोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, सो दैट्स वाई। और मेमोरी कौन क्रिएट करता है? कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। सो दैट्स वाई पहले हमारा ऑलवेज पेरेंट का जो है, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड बाद में चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड दिस सिनेरियो इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ओके, अब कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर इज यूजफुल फॉर द क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स और इनिशियलाइजिंग द इंस्टेंसेस, इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट्स। अल्टीमेटली उसका मतलब क्या है कि हीप में constructor will create a memory or assign a memory to specific object, and it will assign a default values as well। ठीक है, तो हमने जब डिफॉल्ट वैल्यूज देखे थे तो वो डिफॉल्ट वैल्यूज भी वहां पे ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड टुडे मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग एंड द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एज वेल, एंड कंस्ट्रक्टर चेनिंग एज वेल। ठीक है, ठीक है फिर। Anyone has any questions or anything? Please share the notes in WhatsApp group. Okay, sure. I will ask admin team to share the notes, and this is the bank application code. ये जनरली मैं ये आपको सिर्फ बैंक एप्लीकेशन का कोड क्रिएट करके आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसकी लिंक वगैरह जो है वो शेयर कर दूंगा। जनरली मैं ये जो कोड है आई विल शेयर इट ऑन द गिटहब, तो आप जो है गिटहब का वो ट्राई कर लेना कैसे यूज करते हैं क्या नहीं करते, एंड वहाँ पे मैं कर दूंगा। मैंने ये इसके लिए रखा है बिकॉज एक बार हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग हो जाता है, तो अब तो हमारे स्लाइड में से जो है मेरा वो मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग हुआ, इनकैप्सुलेशन बाकी है, एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है बाकी है। एक बार हमारा मेथड ओवरलोडिंग, इनकैप्सुलेशन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म होने के बाद वी विल चेक आउट द JDBC, जिसमें मैं एक सैम्पल डेटाबेस का कनेक्शन करके दिखा दूंगा, और जो है डेटाबेस में मेरा डेटा स्टोर रहेगा उसके बारे में दिखा दूंगा, और तब आई विल प्रोवाइड द ये, यस वी विल प्रोवाइड द इंटर्नशिप, बट उसके लिए आपको जो है एडमिन डिपार्टमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा, या फिर उनको ये कीजिए, कनेक्ट कीजिए। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? Okay then, we will stop here today and we'll continue tomorrow at the same time. Okay, ठीक है then, thank you for everyone for your time. Yeah, bye.